नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज दिनांक 28 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आज के कोटेशन के बारे में। आज थोड़ा सा चेंज किया है। डेली अपन जो कोटेशन ले रहे थे दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से ले रहे थे, लेकिन आज पीआईबी में नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल जो है एक श्लोक जो है शेयर किया है। या आप पढ़ लेंगे संस्कृत वाला। बेसिक बात जो कही है इन्होंने, ये कहा कि जो व्यक्ति जिस लक्ष्य की इच्छा करता है, यानी कि सबसे पहला कार्य क्या करता है, लक्ष्य की इच्छा करता है, अपने मन में किसी चीज की ड्रीम पैदा करता है, उसके बाद उसके लिए निरंतर प्रयास करता है, वह उसे अवश्य प्राप्त करता है, बशर्ते वह बीच में हार नहीं मान। यानी मोदी जी ने जो संस्कृत का श्लोक शेयर किया है उसका सिंपल मतलब यह है कि व्यक्ति किसी चीज की इच्छा करता है, उस इच्छा के बाद क्रमबद्ध प्रयास करता है, उस निरंतर प्रयास के बाद एक ही शर्त है कि वो हार ना माने, यानी उसको मैदान छोड़ के नहीं जाना है, कुछ ना कुछ वो प्राप्त कर ही लेता है। तो ये बात जो है आप अपने मन में बिठाएं। ये जो है एक इम्पोर्टेंट बात जो है। नेक्स्ट जो है आरएएस 2026 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। तो आप मोस्टली आप लोगों के लिए अभी रिलेवेंट नहीं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। देखिए 2026 की वैकेंसी है, पदों की संख्या जो है 607 है। इसके लिए जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो 4 जून से होंगे, और इसका जो प्री एग्जाम है वो लगभग 29 नवंबर को प्रस्तावित है। यानी कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके बारे में मुख्य परीक्षा की डेट अभी आई नहीं है। और कुल जो है राज्य और अधीनस्थ सेवाओं को मिला के अगर बात करें तो 607 पद है। 192 जो है स्टेट सर्विस है। देखिए राज्य सर्विस में सिर्फ 3 सर्विस आती है, पहली आरएएस, दूसरी आरपीएस और तीसरी जो है अकाउंट सर्विस। यानी पहली आरएएस, दूसरी आरपीएस और तीसरी अकाउंट सर्विस। ये 3 सर्विस जो है स्टेट सर्विस में आती है, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। उसके बाद में 415 जो है अधीनस्थ सेवाएं हैं, जिनको अलाइड सर्विसेज भी बोला जाता है, जैसे आरटीएस, राजस्थान तहसीलदार सेवा और अन्य सेवाएं। तो ये बात आपने समझ ली। प्रारंभिक परीक्षा नवंबर 2026 में होने वाली है। आवेदन जो है 4 जून से 3 जुलाई के बीच होगा। और 2024 वाले जो एस्पिरेंट है उनको 1 साल की जो है आय में छूट भी दी गई है, आयु में छूट। ये बात भी आप देख लेंगे, तो आपके लिए उस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आप एक लुक इसमें ले लेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलग अलग सेवाओं में पद कितने हैं, और लगभग रेशियो जो है वो इसी प्रकार का रहता है हर वर्ष। तहसीलदार सेवा में सर्वाधिक पद है 148। के बाद सहकारिता जो सेवा है उसमें 113 पद। ये बात क्या दिखाती है, यानी कि जो फील्ड सर्विसेज है, यानी जमीनी स्तर पे कार्य करने वाले जो अधिकारी है वो ज्यादा नियुक्त होके आएंगे। उसके बाद आरएएस में 57 पद है। आरपीए राजस्थान लेखा सेवा में 36 है। श्रम कल्याण में 35 है, और आरपीएस में है मात्र 26 पद। यानी कि आरपीएस में थोड़े कम है, आरएएस में पद जो है वो ठीक है। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लेंगे। अगर अपन तैयारी की बात करें तो देखिए, जिन लोगों ने अभी 12th पास करी है उनके पास पूरे 3 साल का समय है। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद वो लोग एलिजिबल हो गए इस एग्जाम को देने के लिए। तो आप लोगों को तो इस एग्जाम का कोई स्ट्रेस लेना नहीं है किसी भी तरह का, जस्ट आप इसकी प्रोसेस को ऑब्जर्व करते रहिए। रही बात जो लोग पुराने हैं, जिनको इस वाला अटेम्प्ट देना है, मान लीजिए या तो उनका पहला अटेम्प्ट है, उनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, तैयारी को 6 7 8 महीने हो गए हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए। लेकिन मेरी एक पर्सनल एडवाइज है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है, जिसको आरएस का अटेम्प्ट देने का मन है, लेकिन अभी तक कोई तैयारी नहीं करी है, तो ये अटेम्प्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। देखिए बेफालतू में आप एग्जाम में बैठेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, आपका मनोबल ही डाउन होगा। मान लीजिए आप मेहनत करके प्रारंभिक परीक्षा पास भी कर लेते हैं तो भी कोई औचित्य नहीं है। क्यों औचित्य नहीं है? क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा बस एक एंट्रेंस टेस्ट है, जो मेन परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा ही है। तो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका लिस्ट में अंतिम तरह से नाम नहीं आ जाए तब तक आपको चीजें जो है प्लान्ड वे में करनी चाहिए। अब मान लीजिए वो लोग जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिनको काफी टाइम हो गया, उनके लिए क्या रणनीति है, तो थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ जस्ट आपको, कि आप लोगों को शुरुआत के 3 महीने प्री प्लस मेंस का साथ लेके पढ़ना चाहिए, और फिर लास्ट के 3 मंथ्स में स्पेशली प्रॉपर प्री के हिसाब से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड एडवाइज है। अब आपकी तैयारी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इसको प्लस माइनस कर लेते हैं। जैसे कि
अगर मान लो आपकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी है तो आप इसको बढ़ा के 4 महीने कर सकते हैं प्री की तैयारी को। अगर मेंस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो आप प्री की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है तो आप मेंस की तैयारी को मात्र 2 महीने दे दें, प्रीलिम्स को 4 महीने दे दें। तो इस तरह ये अलग अलग जो है रणनीति आपके लिए हो सकती है। तो जो एलिजिबल लोग हैं वो अच्छे से तैयारी करिए। रही बात हमारे प्लेटफॉर्म की, तो करंट अफेयर्स हम जिस तरह से डिस्कस कर रहे हैं और जिस तरह का करंट अफेयर्स अभी यूपीएससी के एग्जाम में आया है, उससे एक बात श्योर है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट करते हैं तो आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे अपन अपनी न्यूज की बात कर लेते हैं। आगे पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव हो गया था। 9 जनवरी 2026 को ही नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव कर दिया गया था। आप अपने वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जो है मैंने डिस्कस किया है, आप उसको थोड़ा सा रीलुक करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि बहुत मेजर बदलाव जो है प्री के सिलेबस में हुआ है। बेसिकली अप्रोच चेंज हुई है। जैसे पहले स्टैटिक सिलेबस का पोर्शन ज्यादा था, करंट ओरिएंटेशन जो है सिलेबस में बढ़ गया है। और अभी जिस तरह से यूपीएससी आईएएस का जो पेपर हुआ है, यूपीएससी सीएससी का, उसके हिसाब से अब चांसेस और ज्यादा है। अगर आप मेरे से एक प्रेडिक्शन और पूछें, और मैं इस बात के लिए जवाब दे रहूंगा, जब पेपर होगा मैक्सिमम 50 और मिनिमम 40% जो आपका पेपर है प्री का, वो करंट से पूछा जाएगा। मैं बहुत जवाबदेही से बोल रहा हूं कि मैक्सिमम 50 और मिनिमम 40% जो आपका पेपर है प्रारंभिक परीक्षा 2026 का, वो करंट अफेयर से पूछा जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो इसको आप 50-60 लगा लें। इसमें आप सीधे करंट के बजाय करंट का ओरिएंटेशन जो होता है वो पूछा जाएगा मुख्य परीक्षा में। ये मिनिमम साइड है। कुछ कुछ लोगों ने अभी यूपीएससी वाले पेपर के लिए यहां तक कहा है कि 75% जो क्वेश्चन थे वो करंट से थे, यानी कि 25% जो क्वेश्चन थे, यानी कि 25 ही मान लीजिए क्योंकि 100 आते हैं। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो लगभग स्टैटिक था, उसके अलावा कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं था जो स्टैटिक था। यानी कि सारी चीजें वही पूछी गई जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से न्यूज में थी, चर्चा में थी, उन पे सवाल जो है बनाए गए हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये अब कम होने वाला नहीं है। आरपीएससी भी कहीं ना कहीं इस ट्रेंड को फॉलो करने का प्रयास करेगी। तो आपको एडवांस में इस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए। पहला जो इन्होंने सिलेबस में चेंज किया मेजर, वो 2 अंक के जो सवाल आते थे उनको हटा दिया। क्या मतलब निकलता है 2 अंक के सवाल को हटाने का? देखिए, 2 नंबर के सवाल में आप अपना कोई नॉलेज नहीं दिखा सकते। जो चीज आपको याद है सिर्फ वही लिख सकते हैं। यानी कि फैक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है इस एग्जाम की को कम कर दिया आरपीएससी ने। यानी कि तथ्यात्मक ज्ञान के बजाय विश्लेषणात्मक क्षमता उनको चाहिए। तो पहली चीज तो ये कर दी इन्होंने, यानी कि अब मुख्य परीक्षा में केवल 5 और 10 नंबर के जो क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। आगे राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022 जो है वो प्रारंभिक परीक्षा में जोड़ दिया गया है। यानी कि अधिनियम जो सरकार 2022 में लेके आई थी इसको जोड़ दिया। इसको जोड़ने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए दोस्तों, इसको जोड़ने के पीछे उद्देश्य ये हो सकता है कि जो परीक्षा देने वाला व्यक्ति है उसको ये समझ होनी चाहिए कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित करने जो अन्यथा वाले मीन्स है उनका उपयोग करके परीक्षा में चीटिंग जैसी गतिविधियां अगर करता है तो उसके लिए कितने ज्यादा गंभीर कानूनी प्रावधान है, कितने ज्यादा कठोर कानूनी प्रावधान है जिनका सामना उसको करना पड़ सकता है। तो आरपीएससी उस एस्पिरेंट से ये डिमांड करती है कि आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये भी सिलेबस का हिस्सा है। आगे पेपर 4 जो है उसके 3 भाग कर दिए। यानी कि इसमें 40 नंबर का आपका ऐसे हो गया, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में किसी से भी लिख सकते हैं। 70 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी और 90 नंबर की आपकी हिंदी होगी। अगर इसी ऐसे को आप हिंदी में लिखते हैं तो 130 नंबर की आपकी हिंदी ऑलमोस्ट हो गई। ये एक मेजर बदलाव इन्होंने और किया है। साथ ही प्रशासनिक सोच पर फोकस, ये बड़ा पॉइंट है। प्रशासनिक सोच पर फोकस, इसका क्या मतलब है? यानी कि प्रशासनिक कानून, एक एस्पिरेंट में कानून की अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना उद्देश्य है। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस पे विशेष जोर रहेगा। परीक्षार्थी में ये सोच होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस को कैसे इंश्योर किया जा सकता है। उत्तर लेखन की जो क्षमता है उसका टेस्ट होगा। साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण जो है उस पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। ये जो है इस एग्जाम के माध्यम से टेस्ट करना चाहेगी आरपीएससी एक एस्पिरेंट में। अब चलते हैं, अब अपनी न्यूज पे आ जाते हैं। थोड़ी सी बात एग्जाम की सारी चीजों की होगी, ये आपको नोट डाउन करना है। एक कार्यक्रम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसका अभी सेकंड जो है फेज शुरू होने वाला है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब वाइब्रेंट से आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि ये कोई चमक धमक की बात है, ये किसी सिटी के डेवलपमेंट की बात है, बिल्कुल नहीं।
ये गांवों के डेवलपमेंट की बात है, लेकिन कौन से गांव? बॉर्डर एरिया के गांव। यानी कि आपको पता है राजस्थान एक बड़ा हिस्सा सीमा का साझा करता है पाकिस्तान के साथ में। उस पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए जो गांव हैं, उनके डेवलपमेंट का जो निर्धारण है, उनके डेवलपमेंट का जो खाका है, उनके डेवलपमेंट का जो कार्य है, वो इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत, इसका फेज 2 शुरू हो रहा है, इसके तहत किया जाएगा। क्या होगा इसमें? महत्वाकांक्षी योजना है, किसकी है? केंद्र सरकार की। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। आपको लगेगा राजस्थान की सीमा है, राजस्थान सीमा साझा करता है तो राजस्थान सरकार का होगा, जी नहीं। ये है आपका भारत सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार का प्रोग्राम। गंगानगर के कितने हैं? 68 गांव, बिल्कुल याद कर लें आप। बीकानेर के 46 गांव, बाड़मेर के 36 गांव, फलौदी के 4 गांव और जैसलमेर के 30 गांव, ये जो है टोटल इसमें शामिल गांव है जिनका डेवलपमेंट इस योजना के माध्यम से किया जाएगा। और आगे जो जितना अमाउंट रिलीज किया है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। क्या है इस न्यूज में? एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है। समितियों पे सवाल आरपीएससी भी पूछती है और बाकी छोटे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। किस पे? जनसांख्यिकी बदलाव, यानी कि लोगों की संरचना में क्या बदलाव आया है, जनसंख्या की संरचना में क्या बदलाव आया है। जैसे मान लीजिए धार्मिक बदलाव। कैसे धार्मिक बदलाव? जैसे 1991 में मान लीजिए एक्स परसेंटेज था हिंदूज का, वाई परसेंटेज था मुस्लिम्स का, तो अभी 2026 में क्या है परसेंटेज, और अगर इसमें कोई बड़ा मेजर बदलाव आया है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। इन सारी तमाम चीजों की, धार्मिक सिर्फ एक मुद्दा है, एक एंगल है, इसके अलावा भी अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। इन सब पे जो है जांच करके सरकार को रिपोर्ट देगी ये हाई लेवल कमेटी। अब कर लेते हैं कमेटी के उद्देश्य, सबसे पहले देख लेते हैं। जनसांख्यिकी में जो बदलाव आए हैं उनका अध्ययन करेगी, सबसे पहली चीज। दूसरी बात, अवैध प्रवासन, जो घुसपैठिए की समस्या है, बांग्लादेश से पाकिस्तान से जो लोग घुस जाते हैं उनका आकलन करेगी। और असामान्य कारणों से जो जनसंख्या में बदलाव हुए हैं, जैसे सामान्य कारण म्यांमार में सैन्य शासन आया मान लीजिए, उसकी वजह से अगर कोई बदलाव आए हैं तो उसके बारे में भी ये जो है रिपोर्ट तैयार करेगी। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद सरकार को सबमिट करेगी। कमेटी का नाम है हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, यानी कि जनसांख्यिकीय बदलाव पर हाई लेवल कमेटी। ये इंपॉर्टेंट, न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जो है वो इसके अध्यक्ष है कमेटी के। और इस कमेटी का परीक्षा में नाम, इसके अध्यक्ष का नाम और इसका उद्देश्य जो है पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेवेंट मुद्दा है। हाल ही में जो राजनीतिक जितने चुनाव हुए हैं उनमें ये मुद्दा आ भी रहा है, तो पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक हमारे शूटर थे, 79 ईयर्स की एज में इनका निधन हो गया है। और आपको पता है जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिनका अगर दिवंगत होते हैं उसी साल में, तो उनके बारे में सवाल पूछ लिए जाते हैं। क्या अचीवमेंट था? नाम पहले देख लेंगे, शूटर रणधीर सिंह। क्या नाम है? शूटर रणधीर सिंह। निधन हो गया हाल ही में। इन्होंने 1978 का जो एशियन गेम्स था उसमें ट्रैप शूटिंग में पहला गोल्ड जीता था इंडिया के लिए एशियन में। यानी इंडिया के लिए शूटिंग में पहला गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति थे, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। बड़ी उपलब्धि इनके नाम थे। 5 ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया था, जो कि सर्वाधिक है किसी भी शूटर के लिए, 5 ओलंपिक में भाग लेना। साथ ही अर्जुन अवार्डी थे 1979 में। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ओसीए के अध्यक्ष पद पर भी ये व्यक्ति रहे थे। तो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है स्टेटमेंट में सवाल पूछ ले, हो सकता है आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे, नोट डाउन भी इसको कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है जो एग्जाम के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपकी समझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान एक देश है, आपको पता है, जिसका चाइना के साथ विवाद रहता है। छोटा सा कंट्री है, अगर इंडिया से कंपेयर करें तो कम से कम 10 से 20 गुना तक छोटा होगा मेरे हिसाब से। जस्ट जनरल आइडिया, आप गूगल कर लेंगे प्रॉपर कि कितना छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन ताइवान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि दर्जित की, यानी कि क्या दर्ज किया है? ताइवान का जो शेयर मार्केट है
उसने भारत को पीछे छोड़ के 5वां स्थान हासिल कर लिया। यानी कि दुनिया में सबसे बड़े शेयर मार्केट की बात की जाए तो ताइवान का शेयर मार्केट 5th स्थान पे आ गया। इंडिया 5th पे था, वो 6th पे चला गया है। आप सरप्राइज होंगे कि दुनिया का इतना छोटा देश है, का इतना बड़ा शेयर मार्केट कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी कंपनीज कैसे हो सकती है। दोस्तों, उसके पीछे है तकनीक, उसके पीछे है एआई, उसके पीछे है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। हमने पिछले वीडियोज में भी बात करी थी कि ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाइना के टक्कर की इंडस्ट्री है, काफी शानदार है, अच्छा प्रोडक्शन है, अच्छा काम करती है। इसी वजह से ये जो शेयर मार्केट है, ये 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। बाजार पूंजीकरण इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए याद नहीं रखना है। क्या रीजन है? सेमीकंडक्टर तकनीक की वैश्विक मांग में उछाल, यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो वैश्विक मांग है वो बढ़ गई। इसका सीधा फायदा ताइवान की कंपनीज को मिला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता बढ़ रही है, इसका फायदा ताइवान की शेयर मार्केट को मिला। और ताइवान की टेक कंपनियों की बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। यानी कि 3 प्रमुख कारण है जिनकी वजह से ताइवान ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। एग्जाम में स्पेसिफिक ताइवान के बारे में भी पूछा जा सकता है, भारत के बारे में भी पूछा जा सकता है। अच्छे से इसको आप याद रखेंगे और एक बार देख लेंगे कि एआई और ये जो नई तकनीकें हैं वाकई में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक जस्ट जानने वाली बात है, एग्जाम में पूछा जाए ऐसा तो नहीं है। स्टेरॉयड ओलंपिक, देखिए दोस्तों क्या होता है। एक हमारा ओलंपिक होता है, इस ओलंपिक में एक बात इंश्योर की जाती है, आपने वर्ड सुना होगा डोपिंग। इस डोपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लेयर किसी भी ऐसी दवा का सेवन नहीं कर सकता जिस दवा से उसकी क्षमता में इजाफा होता है। यानी कि कोई भी ताकत बढ़ाने वाली स्टेरॉइड दवा वो नहीं ले सकता। ये कौन इंश्योर करता है? ओलंपिक में कौन करता है? एंटी डोपिंग जो एजेंसी है ओलंपिक की, वो इंश्योर करती है। लेकिन यहां तो बात ही स्टेरॉइड की हो रही है। यानी कि उस ट्रेडिशनल ओलंपिक को छोड़ के एक एनहांस्ड जो है गेम शुरू हुआ है, जिसको एनहांस्ड ओलंपिक भी बोला जा रहा है। वहां पे इस बात की परमिशन है कि डॉक्टरों की निगरानी में आप ऐसी दवाएं ले सकते हैं जिनसे आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। उसके बाद आप गेम खेलिए। गेम को ज्यादा मनोरंजक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पढ़ते हैं, एक नई प्रकार की खेल प्रतियोगिता है। डॉक्टरों की निगरानी में उनको जो है डोपिंग वाली जो दवाई है वो दी जाती है। पारंपरिक ओलंपिक में डोपिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और रोमांच बढ़ाने के लिए एनहांस्ड गेम में इसको इंक्लूड किया गया है। ये याद रखेंगे। पहला आयोजन लॉस वेगास जो है वहां पे इसका पहला आयोजन हाल ही में हुआ है और ये काफी चर्चा में है, तो हो सकता है क्वेश्चन भी बन जाए, आप जस्ट इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि एनहांस्ड ओलंपिक क्या है, ये कैसे अलग है नॉर्मल ओलंपिक में। इसमें जो प्रतिबंधित दवाएं हैं, जो स्टेरॉयड है, उनका यूज किया जाता है डॉक्टरों की निगरानी में। जबकि जब हम परंपरागत ओलंपिक की बात करें तो वहां पे स्ट्रिक्टली इस बात का ध्यान रखा जाता है किसी भी प्लेयर द्वारा कोई भी इस तरह की डोपिंग वाली दवाई का सेवन नहीं किया जाना चाहिए। कैसे पता चलता है? देखिए, जब अगर आप प्रतिबंधित दवाएं लेते हैं तो ब्लड सैंपल में उसका पता चल जाता है। तो वो एक तरीका है जिसके माध्यम से इस बात का अच्छे से पता जल्दी से चल जाता है। अब बात करते हैं जो अगला आर्टिकल है। देखिए, इस आर्टिकल में एक दैनिक भास्कर का आर्टिकल है। सैम ऑल्टमैन के बारे में लिखा गया। सैम ऑल्टमैन कौन है? 2022 में ओपन एआई एक कंपनी थी जिसने चैट जीपीटी को अनाउंस किया था। उसके चेयरमैन जो है वो सैम ऑल्टमैन है। दोबारा समझिए, 2022 में चैट जीपीटी जो आज दुनिया में इतना चर्चित है, इसका इनोग्रेशन किया था सैम ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन कौन है? ओपन एआई कंपनी के मालिक है और चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का ही प्रोडक्ट है। समझ गए? इस व्यक्ति ने 2022 में जब इसका इनोग्रेशन किया था तब ये बोला था कि भाई दुनिया में जो व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है जो ऑफिस वाली जॉब है, ये सब खत्म हो जाएगी, बहुत ज्यादा इन पे नुकसान होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। तो दुनिया में काफी चिंताएं उस समय बढ़ गई थी। लेकिन अब किसी इवेंट में बोलते हुए 2026 में सैम ऑल्टमैन ने एक बात बोली है। उन्होंने बोला है कि जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था उतना फर्क नहीं पड़ा और मैं इस बात से खुश हूं। मैं तो खुद चाहता हूं कि लोगों की नौकरियां नहीं जाए। आगे उन्होंने बोला है कि मैंने भी ट्राई किया था और मुझे ऐसा ही लगा था कि अपने जो ईमेल्स के जवाब है ऑटोमेटिक एआई से देने लगा। लेकिन मैंने रियलाइज किया कि उसमें कोई मानवीय टच नहीं है, मानवीय संवेदना नहीं है। तो मैंने समय के साथ उनको बंद कर दिया और दोबारा खुद से ईमेल के आंसर, ईमेल के जो रिप्लाई है वो करने लग गया। अब उन्होंने एक बात बोली है कि जो मानवीय टच है, ह्यूमन टच जो है किसी भी काम में, वो रोबोट और एआई नहीं दे सकता। तो वहां जो है एआई का जो महत्व है वो एक तरह से सीमित है और मानवीय जो इंटरफेरेंस है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। तो एक राहत की बात है, जस्ट आप इसको रीड आउट कर लेंगे। यही सारी बातें हैं इसमें।
एग्जाम के हिसाब से उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य परीक्षा में अगर कोई आपसे उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां आप रेफरेंस में इसको डाल सकते हैं। इवन आपके कॉलेज का भी कोई क्वेश्चन कोई सिलेबस से कहीं मैच होता है, वहां पे भी इस बात का रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओपन एआई जो नया आईपीओ ला रही है कितने का क्या है, डजंट मैटर। आपके एग्जाम के हिसाब से, किसी भी एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या पूछा ही नहीं जाएगा। आगे एक छोटी सी रिपोर्ट है, तो आगे पढ़ लेते हैं अपन कि भारत में 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट जो है बनाया जा रहा है। स्टेल्थ आपको पता है, तकनीक के बारे में हम 2 बार अब तक बात कर चुके हैं। और आईएएस वाला जो अभी एग्जाम हुआ है यूपीएससी सीएससी का, उसमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पे सीधा सवाल पूछा गया था। बेसिकली क्या होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दोबारा समझ लेते हैं, उदाहरण से समझिए। आप मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है? और समवेयर यहाँ आपका पाक है, ठीक है, इस तरह से। ये जो पाकिस्तान है, ये जो इंडिया, मान लीजिए यहाँ इंडिया का जोधपुर एयरबेस है। कौन सा है? जोधपुर एयरबेस। अब ये जो जोधपुर एयरबेस है, यहाँ से हमारा जो फाइटर जेट है वो उड़ान भरता है हवा में। जब यहाँ उड़ान भरता है तो यहाँ पाकिस्तान का मान लीजिए रावलपिंडी एयरबेस है, यहाँ से हमेशा रडार से इस तरह से तरंगे जाती रहेगी। जब ये तरंगे जाके उस हमारे फाइटर जेट से टकराएगी तो वापस लौट के आएगी। जैसे तरंगे वापस लौट के आएगी, इस रडार सेंटर को ये पता चल जाएगा कि इंडिया का जो जहाज है वो हवा में है। जबकि इस सिचुएशन को बदलिए, इस फाइटर जहाज की अगर जनरेशन 5th स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ, तो ये जो रडार से जो किरणें आएगी उनको ऑब्जर्व कर लेगा, यानी कि अपने अंदर समाहित कर लेगा, सोख लेगा। जब सोख लेगा तो फिर वो दोबारा लौट के जो वेव्स है वहां नहीं पहुंच पाएगी और उस रडार को कभी पता नहीं चलेगा कि हवा में कोई ऑब्जेक्ट था। अब ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए पाकिस्तान की टेरिटरी में जाके भी अगर कहीं टारगेटेड बॉम्बिंग करता है तो भी इसका पता लगाना जो है मुश्किल हो जाता है। ये इस तकनीक का जो है फायदा है। अब भारत क्या कर रहा है? भारत अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है, 5th जनरेशन के बना रहा है और इस तकनीक से बना रहा है। यानी कि अपने इन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को स्टेल्थ टेक्निक से एफिशिएंट बना के इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो खुद ने बनाया है, मेड इन इंडिया बना रहा है। ये कमाल है कि ये जो तकनीक है ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक चुनौती साबित होने वाली है। तो जस्ट अभी इनिशियल न्यूज है, एग्जाम में न्यूज बनने जैसा सवाल नहीं है, पर थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। आगे एक और आर्टिकल हमने इंक्लूड किया है। आज थोड़ी सी डिस्कशन लंबी हो जाएगी, बट प्लीज बी विद मी, आपके लिए एग्जाम रिलेटेड अच्छी काम की इंफॉर्मेशन ही होगी। अब क्या है ग्रीन एनर्जी, एनर्जी और रिबाउंड इफेक्ट। देखिए ये आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेंगे, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हम अभी सारे लोग एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार कंपनी सब, कि भाई सोलर का यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पैनल लगाइए, ठीक है। बहुत सारी सब्सिडी सरकार दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि सरकार ये बोल रही है कि भाई जो ट्रेडिशनल तरीके से जो बिजली बना रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन पोल्यूशन भी बहुत हो रहा है। अब इस आर्टिकल में राइटर ये बोलते हैं कि भाई चलो ठीक है, पोल्यूशन बचाने के लिए आपने सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि सोलर की वजह से प्रॉब्लम वैसी की वैसी हो रही है और कहीं और प्रॉब्लम बढ़ रही है। जैसे राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे एक हाउस होल्ड, मान लीजिए रमेश ने अपने घर में लाइट थी पहले, अभी सोलर लगा लिया। अब सोलर लगाने के बाद रमेश ने पहले तो एक एसी था, अब दूसरे वाले रूम में भी एसी लगा दिया, तो एक एसी का लोड जो है क्लाइमेट पे वो बढ़ा दिया। दूसरी बात, पहले तो जैसे ही घर से बाहर निकलता था एसी को बंद कर देता था रमेश, लेकिन अब तो रमेश लापरवाह हो गया ना भाई, रमेश का तो कोई बिल आना नहीं है, जितना बिल आएगा वो सोलर वाले से सेटल हो जाएगा, तो रमेश ने एसी बंद नहीं करनी। तो ये जो एक्स्ट्रा नुकसान है ये भी हो गया। अब रमेश ने सोचा कि यार किल्लत चल रही है अपने जो इसकी गैस वगैरह की, तो इलेक्ट्रिक चूल्हा भी ले आता हूँ, यानी कि एडिशनल इक्विपमेंट भी ले आएगा। तो इन सब से राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एक रिस्क है क्लाइमेट चेंज के होने का, जलवायु परिवर्तन का, गर्मी जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ने का, वो इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें सरकार को एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए और इन सारी चीजों पे ध्यान जो है देना चाहिए। जैसे जब भी कोई तकनीक ऊर्जा को सस्ता या आसान बना देती है तब लोग उसका उपयोग कम करने के बजाय अधिक करने लगते हैं। इसे ही रिबाउंड जो है इफेक्ट कहा जाता है। जब इस तरह के आप वर्ड अपने आंसर में यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लाइमेट चेंज वाले किसी आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, आंसर देते हुए आपने ये लाइन लिखी कि सोलर के सेक्टर में बहुत अच्छा काम इंडिया और राजस्थान कर रहे हैं और इससे जो है लॉन्ग टर्म के फायदे होंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो रिबाउंड इफेक्ट जनरेट होता है उसके बारे में भी सरकारों को चिंता करनी चाहिए। जब आप इस तरह की लाइन लिखेंगे
क्योंकि आपको पता है रिबाउंड इफेक्ट क्या होता है, कि कोई तकनीक सस्ती होगी, इस वजह से उसका जो है दुरुपयोग और ज्यादा यूज होने लग गया है, तो आपके जो मार्क्स है वो बढ़ जाते हैं, है ना। अब आगे सोलर पैनल लगेगा, एसी ज्यादा चला, एसी का दोहरा नुकसान, भारत में रूपटॉप ऊर्जा जो है वो बढ़ती जा रही है, हिस्सा इसका बढ़ता जा रहा है, ये सारी तमाम चीजें हैं जिनके बारे में चिंता करनी चाहिए। देखिए, हमें एज ए ब्यूरोक्रेट, एज ए प्रशासक, हमें ये सोचना चाहिए कि चीजों के पक्ष में भी हमें पता हो, विपक्ष में भी, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों हमें पता होने चाहिए। एक और समस्या हो रही है, देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है, और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो बड़े बड़े पहाड़ों पे ग्लेशियर है, जिनकी वजह से नदियां चलती है, वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और वहां पे जो झीलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। जैसे अभी कोई ग्लेशियर है, वो पिघला, वहां पे झील बन गई। अब क्या होता है, इन अस्थायी झीलों में कभी भराव ज्यादा हो जाता है, टूट जाती है, तो नीचे जो है बहुत तबाही मचाती है। जैसे 2013 की उत्तराखंड की जो तबाही आई थी केदारनाथ में, का एक बड़ा रीजन यही था कि एक झील जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी थी वो टूट गई। तो ये जो समस्या है ये बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आर्टिकल है। जैसे कि 1977 में मध्य हिमालय में केवल 1160 झीलें थी, और 1990 के बाद कम से कम 1000 नई झीलें जो है अस्तित्व में आ गई। क्या रीजन था? रीजन ये था कि टेम्परेचर बढ़ा, अगर तापमान बढ़ा तो ग्लेशियर जो है वो पिघल गए, वो पिघले तो नई नई झीलों का जो निर्माण हो गया। ये समस्या जो है एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। 2010 में झीलों की संख्या 2168 हो गई, वर्तमान में 8000 प्लस झीलें। डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि भाई ये जो भूमंडलीय तापन यानी कि जो गर्मी बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से अस्थायी झीलों का निर्माण हो रहा है। इन अस्थायी झीलों से कभी भी कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी, ये बात इससे सामने आ रही है। आगे चलते हैं। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 6 दशक में यानी कि 60 सालों में समुद्र का जो जल स्तर है वो 1 इंच बढ़ा है। इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा तो 1 से 2 फीट और बढ़ सकता है, और जब ऐसा बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन, पेरिस, इन शहरों के जो लोग हैं, ये जो शहर है ये प्रभावित होंगे, क्योंकि ये शहर जो है समुद्र के किनारे पे बसे हुए हैं। जब 1 से 2 फीट समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगा। आगे केदारनाथ जैसी आपदा जिसके बारे में हमने बात कर ली। नदियों का खतरा है भविष्य में, कैसे? अभी मान लो ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघलने की वजह से आराम से नदियों को पानी मिल जाता है, लेकिन जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में क्या मिलेगा नदियों को? नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। नदियों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और पानी की बड़ी किल्लत हो जाएगी। जैसे उत्तर भारत में गंगा बहती है, गंगा बहने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो ग्लेशियर ही है। बारिश तो सिर्फ 3-4 महीने होती है, उसके बाद में ग्लेशियर धीरे धीरे जिस प्रकार से पिघलते हैं उसकी वजह से जो है नदियों को पानी मिलता है। ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा नहीं है, एक आंकड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति के बाद धरती जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है गर्म हो चुकी है। अब 2100 तक अनुमान है कि 2 डिग्री या उससे अधिक गर्म हो जाएगी, और जब इतनी हो जाएगी तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे ही पिघलेंगे, और जो तापमान है वो जो जल स्तर है समुद्र का वो भी बढ़ना लगभग तय है। बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट जो न्यूज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है छोटे एग्जाम के लिए भी और आरएएस के लिए भी, वो है उमंग 7। देखिए इसके तहत क्या होता है, ऑपरेशन उमंग 7 नाम याद रखेंगे इस ऑपरेशन का, इंपॉर्टेंट है। किसका है भाई? मेरली तो ये राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन है। क्या करती है राजस्थान पुलिस? देखिए बहुत सारे छोटे बच्चे जो अलग अलग ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे, कारखानों पे काम करती है। इस ऑपरेशन के तहत राजस्थान पुलिस अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन बच्चों को रेस्क्यू करती है, एनजीओ के साथ मिलकर उनका जो है अच्छे से जो है दोबारा एक नया जीवन, स्टडी, सारी चीजें उनकी इंश्योर करती है। बाल श्रम, बाल तस्करी, इनके खिलाफ एक राज्यव्यापी जो है अभियान जो है वो है ऑपरेशन उमंग 7। का मतलब हो गया कि इसके जो 6 संस्करण है पहले आयोजित किए जा चुके हैं। कब से कब तक होगा? 1 जून से 30 जून तक, लगभग 1 महीने का ये प्रोग्राम रहेगा। निर्देशक इसके डीजीपी राजीव कुमार शर्मा जो है वो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम के निर्देशक रहेंगे। ये भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या होगा? जो इस तरह के स्थान है यानी कि जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, जो कारखाने हैं, वहां पे जाके स्क्रीनिंग करेगी, यानी कि पूछताछ और जानकारी लेगी पुलिस की अलग अलग टीमें। होटल पे, ढाबों पे, ईंट भट्टों पे, फैक्ट्रियों पे, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड आदि पे जो बस्तियां हैं वहां पे जाके इस बात को इंश्योर करेगी कि यहाँ कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जो शिक्षा से वंचित है।
यहाँ कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको अवैध इस तरह के काम में लगाया गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप याद रखेंगे और अपना नोट डाउन कर लेंगे। एक और बात, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान पुलिस ही कर रही है। देखिए महिला विभाग, ठीक है, आपका श्रम विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति और गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो है वो भी इसमें भागीदार अपने रहेंगे। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये हमने पढ़ लिया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ सिर्फ एक बात इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में जो जल संसाधन मंत्री है कन्हैया चौधरी जी, जो प्रभारी है इसके, उन्होंने कुचामन जिले का जो नावा है वहां पे पगलिया वाले बाबा का मंदिर जो है वहां पर विजिट किया। तो इस तरह की जो न्यूज में रही है, कल्चर का आपका पोर्शन है, वहां पे पूछा जा सकता है कि पगलिया वाले बाबा का मंदिर कहाँ पे है, क्योंकि ये थोड़ा सा एब्सर्ड जो है टर्म है, तो पूछा जा सकता है कि पगलिया वाले बाबा का मंदिर कहाँ पे है। तो याद रखेंगे डीडवाना कुचामन जिला जो है उसमें नावा के अंदर जो है ये मंदिर है, और सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने पहले पढ़ लिया था, इसके बारे में आप वहां से न्यूज देख लेंगे। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहले हमने आरएस भर्ती के बारे में बात करी कि नई भर्ती जो है 2026 की वो आ चुकी है। उसके बाद हमने ताइवान के बारे में बात करी, पांचों बड़ा शेयर बाजार बन गया है भारत को छठे नंबर पे धकेल कर। शूटर रणधीर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है, पहले एशियन मेडल चैंपियन थे, गोल्ड मेडल वाले। ग्लेशियर संकट के बारे में बात करी, और सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई के बारे में बात करी, उमंग 7 के बारे में बात करी। ये तमाम मुद्दे जिनके बारे में हमने बात करी, अच्छे से आप याद रखेंगे, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। जय हिंद।